बजाज मेंशन के बाहर डार्क ब्लड की गाड़ियां आ चुकी थीं, जिससे विनोद के सारे गार्ड्स हरकत में आ गए थे। डार्क ब्लड के वहां पहुंचने की खबर विनोद को भी लग चुकी थी, पर उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक शातिर मुस्कान थी, क्योंकि वो सोचता था कि डार्क ब्लड चाहे कितनी भी पावरफुल हो लेकिन है तो एक लड़की ही, और वो किसी लड़की से नहीं डर सकता। वो यही सब सोचकर वहां बैठ वाइन पी रहा था। टिया भी उसके बगल में ही बैठी थी, लेकिन उसके शरीर का खून जम चुका था डार्क ब्लड के आने के बारे में जानकर। वहीं मेंशन के बाहर गाड़ी में से जल्दी से पृथ्वी उतरा। उसके चेहरे पर मास्क था, जिससे वहां मौजूद विनोद के गार्ड्स पृथ्वी का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वो पूरी तरह से अलर्ट थे। तभी पृथ्वी ने पैसेंजर सीट का गेट खोला और डार्क ब्लड बड़े स्टाइल से बाहर आई। उसे देख वहां खड़े सारे गार्ड्स का मुंह बन गया, क्योंकि उसका चेहरा तो दूर की बात है, उन्हें तो उसकी आंखें तक दिखाई नहीं दे रही थीं। लेकिन डार्क ब्लड का ऑरा इतना खतरनाक था कि वहां खड़े गार्ड्स के शरीर में सिहरन फैल गई। तभी प्रिशा के साथ आए गार्ड्स में से उन्हीं 6 बॉडीगार्ड्स ने प्रिशा के आसपास घेरा बना लिया। तभी वहां सैंडी भागते हुए आया। वहां पहुंच जब उसकी नजर गार्ड्स के पीछे खड़ी डार्क ब्लड पर पड़ी तो उसकी जान हलक में आ गई। आज तक किसी ने डार्क ब्लड को नहीं देखा था, बस उसके बारे में सुना था कि उससे ज्यादा क्रूएल माफिया इस पूरे अंडरवर्ल्ड में कोई नहीं है। सैंडी के वहां आते ही वो 6 गार्ड्स प्रिशा के सामने से हट गए। उनके हटते ही प्रिशा का पूरा अक्स सैंडी के सामने आ गया। सैंडी तो उसे इस ऑरा में देखता ही रह गया। उसने बड़ी मुश्किल से हकलाते हुए पृथ्वी को देखकर कहा, मिस्टर पृथ्वी, चलिए, सर अंदर ही हैं, वो आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। इतना बोल वो उन्हें अपने साथ लेकर जाने लगा। अंदर पहुंच प्रिशा ने अपनी खून से भी ज्यादा लाल आंखों से सामने चैन से बैठे विनोद बजाज को देखा, जो बेफिक्र होकर वाइन पी रहा था। उसे देखते ही अचानक प्रिशा की आंखों के सामने कुछ चलने लगा और उसके कानों में किसी की बेहद दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगीं। इस वजह से प्रिशा का गुस्सा उसके बस से बाहर जा रहा था कि तभी उसकी नजर विनोद के बगल में बैठी टिया पर पड़ी, जिसे देख प्रिशा की भौहें तन गईं। प्रिशा को अंदर आता देख विनोद खड़ा हो गया और उसे देखकर मजाक उड़ाने वाले लहजे में बोला, ओहो, तो तुम आ ही गई, आओ बैठो। इतना बोल वो प्रिशा को बहुत अजीब तरह से देखने लगा, जिसे प्रिशा भी साफ देख पा रही थी। उसकी बात सुन प्रिशा पृथ्वी के साथ थोड़ा आगे बढ़ गई। थोड़े आगे आते ही अचानक प्रिशा ने विनोद के एक गार्ड के हाथ से गन छीनी और दूर खड़े एक गार्ड के सर में गोली मार दी। ये सब प्रिशा ने इतनी तेजी से किया था कि वहां खड़े किसी भी इंसान को कुछ समझ ही नहीं आया। वहीं विनोद और सैंडी ये सब अपनी आंखें फाड़े देख रहे थे और टिया का हाल तो कटने वाले मुर्गे की तरह हो गया था। वो तो बैठे बैठे भी कांप रही थी, पर वहां किसी को समझ नहीं आया था कि आखिर डार्क ब्लड ने उस गार्ड को क्यों मारा। सबकी नजर खुद पर देख प्रिशा सबकी नजरों का सवाल समझ चुकी थी, इसीलिए प्रिशा उसी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, खुद पर या किसी भी लड़की पर मैं किसी की भी गंदी नजरें बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना बोल वो विनोद को घूरने लगी। वहीं डार्क ब्लड की बात सुन वहां सब समझ चुके थे कि ये बात मरने वाले इंसान के लिए नहीं बल्कि विनोद के लिए थी, पर मरने वाला इंसान भी प्रिशा को गंदी नजरों से घूर रहा था, ये बात सब समझ रहे थे। उस मेंशन का माहौल काफी नेगेटिव एनर्जी से भर गया था। उस हॉल में बिल्कुल धीरे धीरे डर फैल रहा था, पर डार्क ब्लड की आवाज सुन टिया की आंखें छोटी हो गई थीं। कुछ सोचते हुए उसने अपने मन में कहा, ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है, क्या मैंने ये आवाज पहले सुनी है? वो खुद से ही सवाल कर रही थी। वहीं प्रिशा अब विनोद के बिल्कुल सामने बैठ चुकी थी, लेकिन उसने अपनी आंखों पर चढ़ाए गॉगल्स नहीं उतारे थे। पृथ्वी उसके ठीक बगल में खड़ा था। डार्क ब्लड को बैठता देख विनोद ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, हाँ, तो तुम डार्क ब्लड, बताओ क्या चाहती हो मुझसे? क्यों मेरे कामों में दखल दे रही हो? मैंने तो सुना था कि डार्क ब्लड अंडरवर्ल्ड के किसी भी गैंग के काम में दखल नहीं देती, तो आखिर हम ही क्यों? इतना बोल वो डार्क ब्लड के चेहरे को देखने लगा। उसकी बात सुन प्रिशा ने गुस्से से कहा, क्या चाहती हूं मैं? जानना चाहता है तू? तो सुन, तेरी मौत चाहिए मुझे, बेदर्दी, बेरहमी और दर्दनाक मौत। प्रिशा ने ये बात जिस लहजे में कही थी उससे वहां मौजूद सभी लोगों की हड्डियां तक कांप गई थीं। विनोद भी डर गया था, लेकिन उसने अपने डर को चेहरे पर नहीं आने दिया। उसने सख्त होकर ही कहा, जान सकता हूं कि तुम क्यों ऐसा चाहती हो, और वैसे भी अगर तुम ऐसा चाहती भी हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है, होगा तो वही जो मैं चाहूंगा। इतना बोल वो प्रिशा को देखकर डेविल स्माइल करने लगा, पर प्रिशा की बात सुन उसकी स्माइल तुरंत ही गायब हो गई। प्रिशा ने कहा, क्या तुझे सच में लगता है कि वो होगा जो तू चाहता है? उसकी बात सुन विनोद कुछ बोलने को हुआ, पर प्रिशा उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, और अगर ये तेरी गलतफहमी है तो ठीक है, लेकिन अगर तू इसे हकीकत समझता है तो तू बहुत बड़ी भूल कर रहा है, क्योंकि तेरी मौत खुद तेरे सामने बैठी है।
उसकी बात सुन, अब विनोद को गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में खड़े होते हुए ही कहा, तू खुद को समझती क्या है? मुझे मारेगी तू? दिख नहीं रहा तू मेरे इलाके में है और आज मरेगी तू? इतना बोल वो प्रिशा को घूरने लगा। उसकी बात सुन, पृथ्वी गुस्से से उबलने लगा था। उसने गुस्से से ही विनोद को देखकर कहा, अपनी जुबान को लगाम दो विनोद, वरना मुझे 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसे तुम्हारे मुंह से अलग करने में। उसकी गुस्से से भरी आवाज सुन विनोद उसे देखने लगा, लेकिन फिर प्रिशा ने कहा, इलाके गली के कुत्तों के होते हैं और तेरी औकात एक कुत्ते से ज्यादा नहीं है, और मैं शेरनी हूं जिसका ये पूरा जंगल है। इतना बोल वो विनोद को घूरने लगी। वहीं अपने डैड के लिए कुत्ता शब्द सुनकर टिया गुस्से में आ गई थी। उसने गुस्से से खड़े होते हुए प्रिशा को देखकर बिना डरे कहा, तुम होती कौन हो मेरे डैड को कुत्ता कहने वाली? तुम्हारी औकात भी नहीं है हमारे सामने बैठने की और इस लहजे में बात करने की। इतना बोल वो प्रिशा को घूरने लगी थी। वहीं प्रिशा का गुस्सा अब बाहर आने को आतुर हो रहा था, लेकिन उसे अपने प्लान के हिसाब से चलना था। वो एक भी गलती नहीं करना चाहती थी जिससे उसके सालों की मेहनत 1 मिनट में खराब हो जाए। कि तभी दरवाजे के पास से किसी की आवाज आई, किसकी औकात है और किसकी नहीं ये तुझे मैं बताऊंगी। और जब मैं तेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े अपने पालतू शेर को खिलाऊंगी ना, तब तुझे अपनी और बॉस की औकात के बीच का फर्क पता चलेगा। ये आवाज सुन सबकी नजरें एक साथ दरवाजे के पास खड़ी मिस्का पर गईं, जिसके चेहरे पर कोई मास्क नहीं था। उसे देख टिया तो जैसे सदमे में ही चली गई थी। वो मिस्का को यहाँ इस रूप में देखकर शॉक्ड थी। मिस्का बड़े आराम से चलकर आई और प्रिशा के पीछे पृथ्वी के बगल में जाकर खड़ी हो गई, लेकिन उसकी नजरें टिया पर टिकी थीं। विनोद अपनी बेटी को ऐसे देख उसके कंधे पर हाथ रखता है। इससे टिया अपने होश में आती है और मिस्का को गुस्से से देखते हुए कहती है, तुम तो वही लड़की हो ना जो रेयांश के घर में उसकी बीवी की दोस्त बनकर रहती हो। ये बोल वो मिस्का को देखने लगी। वहीं उसकी बात सुन मिस्का के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने खौफनाक हंसी हंसते हुए ही कहा, याददाश्त अच्छी है तेरी, सही पहचान है, मैं वही हूँ। उसकी बात सुन टिया कहती है, तुम डार्क ब्लड के साथ काम करती हो और रेयांश को पता भी नहीं है। मैं तो पहले से जानती थी कि वो 2 कौड़ी की लड़की प्रिशा कोई भोली भाली लड़की नहीं है। जरूर वो भी तेरे साथ ही मिली होगी। इतना बोल वो मिस्का को घूरने लगी थी, लेकिन मिस्का की कसी हुई मुट्ठियां उसे चेतावनी दे रही थीं। उसे देख टिया उसके गुस्से की आग में और घी डालते हुए बोली, तू तो यहाँ है, लेकिन तेरी वो नौटंकीबाज दोस्त कहाँ है? बुला उसे, आज उसको मैं मारकर रहूंगी, फिर चाहे जो हो जाए। उसकी बात सुन सब उसको घूरने लगे थे, लेकिन प्रिशा वहां बैठे बैठे कांप रही थी। वहीं अपनी बेटी की बात सुन विनोद थोड़े हैरान थे। उन्होंने हैरानी से टिया से पूछा, बेटा क्या तुम इस लड़की को जानती हो? और जैसा तुमने बताया कि ये उस लड़की की दोस्त है, इसका मतलब रेयांश के घर में उसी का सबसे बड़ा दुश्मन रह रहा है। ये बोल वो हैरानी से मिस्का की तरफ देख रहा था कि उतनी ही देर में प्रिशा झटके से उठी और उसने अपने गॉगल्स निकालकर टिया को देखा। उसके गॉगल्स उतारते ही सबकी नजर उसकी आंखों पर पड़ी जो गुस्से से बेहद लाल थी। उसकी आंखें देख तो विनोद के आधे गार्ड्स की हिम्मत वहीं टूट गई। पर कोई था जिसकी आंखें हैरानी से बाहर आने को हो चुकी थीं। वो और कोई नहीं बल्कि टिया थी। प्रिशा को देख टिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने हकलाते हुए कहा, प्रिशा तुम ही डार्क ब्लड हो। उसकी बात सुन अब विनोद और सैंडी की हैरानी का ठिकाना नहीं था। विनोद ने हैरानी से टिया को देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? प्रिशा, ये रेयांश की वही बीवी है जिसे तुम मारना चाहती हो। विनोद की बात सुनकर भी टिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे जवाब ना देता देख विनोद वापस प्रिशा की तरफ बढ़ा और गुस्से से कहा, तो तू ही है वो जिसने मेरी बेटी की खुशियां, उसका रेयांश उससे छीन लिया। उसकी बात सुन प्रिशा को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बिना कुछ बोले बस विनोद को घूरे जा रही थी। पर विनोद की इस बात का जवाब मिस्का ने दिया। उसने कहा, बॉस ने सिर्फ एक चीज छीनी है तुझसे, और वो है तेरा बेटा। रही बात फौजी की, तो वो बॉस के थे, बॉस के हैं और बॉस के ही रहेंगे। उसकी बात सुन विनोद चौंक गया। उसकी आंखों में प्रिशा के लिए नफरत साफ दिख रही थी। उसने नफरत से प्रिशा को देखते हुए कहा, तूने मेरे बेटे को मार डाला, पर क्यों? आखिर तू क्यों पड़ी है हमारे पीछे? उसकी बात सुन प्रिशा ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, ये तू मुझसे पूछ रहा है? पूछना है तो खुद से पूछ, और अगर याद न आए तो मैं बताऊंगी। ये बोल प्रिशा विनोद की तरफ बढ़ने लगी कि तभी विनोद के गार्ड्स उसके सामने आकर खड़े हो गए, लेकिन उन सबके पैर कांप रहे थे। आखिर डार्क ब्लड के इतने सामने खड़े होने की हिम्मत किसी में नहीं है, लेकिन अपनी ड्यूटी करने के लिए गार्ड्स को ये करना ही पड़ा। वहीं प्रिशा को अपने करीब आता देख विनोद थोड़ा घबरा गया था, लेकिन गार्ड्स के सामने आते ही उसका डर ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया। उसने गंदी हंसी हंसते हुए कहा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती डार्क ब्लड। उसकी बात सुन प्रिशा ने एक बार पीछे मुड़कर
पृथ्वी और मिस्का को देखा, फिर सामने देखते हुए उसने कुछ किया और एक पल में ही विनोद के सामने खड़े कुछ गार्ड जमीन पर गिर गए। ये सीन देख विनोद की जान हलक में आ गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नीचे गिरे गार्ड्स को देखा और फिर प्रिशा को देखा, जिसने अपने बस एक पैर से ही सारे गार्ड्स के गले पर लात मारकर 1 सेकंड में उन सब की गर्दन तोड़ दी, जिससे सब के सब ऑन द स्पॉट ही मर गए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अपने ओपिनियन प्लीज मेरे साथ शेयर करें कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। आगे जानने के लिए देखिए डेडली डिजायर का अगला एपिसोड सिर्फ कहानी बॉक्स FM पर।